सभी को गुड इवनिंग। मैं मिस्टर विशाल कदम एज ए सोशल वर्कर के तौर पे सोपान से 10 साल से जुड़ा हूँ। और बहुत सारे योजना है जो डिसेबिलिटी के लिए Responde. telefónica mi आवाज येतो ह्याची जास्त आवाज येतोय Now calling. हेलो। तो पिछले 10 साल से मैं सोपान से जुड़ा हूँ। और जो लोकल लेवल कमेटी है, नीरामा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और अलग अलग दिव्यांग लोगों के जो योजना है उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और जो पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस क्या है, अलग अलग योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूँ। तो पहला जो बेसिक टॉपिक है कि हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत है। अ, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था उसके तहत 2018 से, जिसको हम यूडीआईडी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। तो ये जो सर्टिफिकेट है, जो पहले जो सर्टिफिकेट थे 2018 के पहले, जो सर्टिफिकेट हैंड रिटर्न या कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़े नहीं थे। अभी जो नया सिस्टम आया है यूडीआईडी कार्ड का, उसमें से आधार कार्ड और जो पर्सनल डिटेल्स है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के, तो वो इंटरलिंक किया गया है और सभी डेटा है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है अक्रॉस द भाई कंट्री है। हेलो। Hello. प्लीज म्यूट पे रखिए ना आप। तो ये जो डेटा है पर्सन विद डिसेबिलिटी का आधार कार्ड से लिंक किया गया है और अक्रॉस द इंडिया उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और इसका जो यूडीआईडी का मेन फीचर है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा वो कम होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेटा थे फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लेते थे बहुत सारे लोग, या एक ही पर्सन का अलग अलग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था, अलग योजना के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बना गए थे। तो अभी ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है वो कम करने के लिए यूडीआईडी सिस्टम लागू किया गया था। और जो रिन्यूअल है, अपडेट है, वो सेम पोर्टल से अभी हो रहा है। जो पहले अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पोर्टल बनाया गया था, अभी एक ही है, यूनिक फीचर बनाया गया है, स्वावलंबन वेबसाइट है, वहां से जाके हर एक स्टेट को एक ही साइट दिया है, वहाँ ही डेटा आपको रिन्यूअल या न्यू का आपको फिलअप करना है। और जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन हो रहा है, वो उसी बेसिस पे आपको जो बेनिफिट फीचर है वो लागू किए गए हैं। मुस्कुरा नेक्स्ट। उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और बहुत सारा सिंपल ऐसा फॉर्म उन्होंने बना गया है। 3 स्टेज में आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक तो पहला है कि बेसिक आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का है उसका केयर टेकर का इंफॉर्मेशन है, और उसके साथ ईमेल आईडी और जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है, जो पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें। तो आपको जो डेटा फिलअप करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बेसिक है वो आपको कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करके रखना है। जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो है, वो 15 KB या 500 KB के नीचे होना चाहिए। इनकेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पुराना है या किसी स्टेट बोर्ड ने आपको इशू किया है तो उसका स्कैन कॉपी। यदि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उधर नो ऑप्शन का टिक मार्क आएगा, तो नो करके रख सकते हैं आप। आधार कार्ड मैंडेटरी है, इनकेस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो कौन सा भी आइडेंटिटी प्रूफ उसके पास होना चाहिए, कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ उसका फोटो होना चाहिए। ऐसा कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ वो बच्चे के पास होना चाहिए। इनकेस आधार कार्ड नहीं होगा तो जनरली देखते हैं कि आधार कार्ड तो कंपलसरी सब जगह पे है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करके आधार बेसिस पे सिस्टम में एनरोल करने का ट्राई करो। आधार कार्ड मैंडेटरी सब जगह पे है। इनकेस बच्चे के पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको बच्चा इनके सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर उस बच्चे का नहीं तो थंब इम्प्रेशन आपको ब्लैंक पेपर पे थंब करके स्कैन करके अपलोड करना है। इनकेस ये नॉट एप्लीकेबल है कास्ट सर्टिफिकेट। इनकेस बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, बिलोंग टू एनी बैकवर्ड क्लास या दूसरे कास्ट से कोई बिलोंग करता है, तो उसके पास सर्टिफिकेट यदि होता है तो ही कास्ट सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। तो नो किया तो भी चल सकता है।
तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट से आपको सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करते हो या रिन्यूअल करते हो, ये ध्यान रखना है कि 3-4 चीजें आपको स्कैन करके कंप्यूटराइज करना है, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन करना है। और उसके 3 स्टेजेस में मैंने बताया कि फॉर्म में पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या कम्युनिकेशन एड्रेस है, और उसके बाद आप अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। तो उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है, उसका एक रिसीट आता है और एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको हॉस्पिटल में जो भी हॉस्पिटल आता है उस हॉस्पिटल में लेके जाना है। उस पर नेक्स्ट। तो उसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी है जो आरपीडब्ल्यूटी के एक्ट के अंतर्गत कवर होती है। 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। आपको डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तो आप स्कूल से या कुछ साइकेट्रिस्ट से या कोई फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, वही डिसेबिलिटी आपको चूज करना है। डिसेबिलिटी चूज करते हुए ध्यान रखना है कि आपके बच्चे में यही डिसेबिलिटी है क्या, क्योंकि ये फॉर्म भरते हुए आपको पहले आपके बच्चे में कौन कौन सा प्रॉब्लम है या कौन कौन सा आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी हुई है, वो आपको तय करना है। उसके बाद ही उसके ऊपर टिक मार्क करना है। बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद उस तरह के वो असेसमेंट के लिए वो उधर भेज देते हैं कि एक्चुअली में जो फॉर्म में डिसेबिलिटी आपने टिक मार्क किया है वही डिसेबिलिटी बच्चे में है या नहीं है। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, उसमें से कौन सी डिसेबिलिटी आपके बच्चे में आपको लिखना है या टिक करना है। अ, उधर जाके आपको ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम मेरे बच्चे में ये डिसेबिलिटी वो नहीं चाहिए। आपको पहले फॉर्म भरते वक्त किसी से कंफर्म करना है कि मेरे बच्चे में ऑटिज्म है या सेरेब्रल पाल्सी है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है। कोई भी स्कूल टीचर हो या साइकेट्रिस्ट है या हॉस्पिटल डॉक्टर है, उससे आपको कंसेंट लेना है कि मेरे बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। करेक्ट डिसेबिलिटी जो करेक्ट लिखते हैं उनका सर्टिफिकेट जनरेट होने के लिए भी इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, उसमें से बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो वो आपको हटाने के लिए पहले रिकमेंड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, रिन्यूअल करना है, वो सब आप कर सकते हैं यहाँ से। बहुत सारा इजी प्रोसीजर है। आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म सबमिशन करना है, उसका प्रिंट आउट लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपके नज़दीक है वही आपको उधर मेंशन किया जाता है आपके रिसिप्ट के ऊपर कि कौन सा हॉस्पिटल आता है। इनकेस आप मुंबई सबर्बन में रहते हो तो आपको कुपर हॉस्पिटल या राजावाड़ी हॉस्पिटल आता है। इनकेस आप मुंबई सिटी में रहते हो, जे हॉस्पिटल है, नायर, अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल लिस्ट लिस्ट आउट आता है आपके रिसीट के ऊपर। तो रिसीट और एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपको हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया है वो डिटेल्स आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन भरा है कि नहीं, इसका एक वेरिफिकेशन हो जाता है काउंटर पे। जो हेड क्लर्क होते हैं वो वेरिफिकेशन करते हैं आपका एप्लीकेशन कि आपने जो इंफॉर्मेशन भरा है क्लियरली भरा है नहीं भरा है। उसके बाद आपको एक रिकमेंड करते हैं कि आपको कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में आपको असेसमेंट के लिए जाना है। तो आपकी डिसएबिलिटी के ऊपर रहता है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको वो सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक डेट दिया जाता है कि उसी डेट पे जाके आपको फॉर्म सबमिशन करना है। इनकेस उसी दिन असेसमेंट होता है फिर भी वो अभी फॉर्म लेने के लिए 1 या 1.5 महीने का टाइम लेते हैं कि 1-1.5 महीने के बाद आप फॉर्म आके सबमिशन कर दो। उसके बाद वो सर्टिफिकेट जनरेट होके आ जाता है। तो मैक्सिमम पीरियड है 3 महीने का पीरियड है, और 3 से 4 महीने के बाद आपको ऑनलाइन में सर्टिफिकेट जनरेट होके आता है। इनकेस आपको हार्ड कॉपी चाहिए या कुरियर से आता है उसके लिए डिले हो जाता है, क्योंकि उस सिस्टम में वो समाज कल्याण ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ से आपको जो लोकल एरिया है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से आपको घर पे आ जाते हैं। तो बेटर वे है कि आप ऑनलाइन में ट्रैक कर सकते, उसका कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। आपको कौन सा भी योजना के लाभ लेने के लिए या कौन सी भी गवर्नमेंट योजना है उसका लाभ लेने के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी कंपलसरी है। और आपको जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके अधिकार के लिए ये सर्टिफिकेट बहुत इसेंशियल हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, जिसने भी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं निकाला उन्होंने उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। इसमें किसी का डाउट है क्या? सर हॅलो. हेलो। हा, मी बोलते हिनाची मम्मी.
हाँ हिरण्य झालं का हिरण्याचं ते निरामयाचं? मैडम, इसमें टेक्निकल कुछ एरर है तो आप ही बात कर सकते हैं। हमें ट्रैक करने के लिए हम कल सुबह देख लेंगे ऑफिस में। इनके साथ में स्वावलंबन कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में कुछ इशू आया, तकलीफ आया तो आप शेयर कर सकते हैं। Hello, हाँ बोलिए। I am Philip Matthews. My grandson is having a disability by which he is not able to stand up or walk by himself, or he cannot speak. It is called Angelman syndrome. That is what is diagnosed by the hospital. Angelman. हेलो सर, रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ। जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो लास्ट में लेते हैं क्योंकि बहुत सारा टॉपिक मुझे कवर करना है। तो एंड ऑफ द सेशन हम सबका जो क्वेरीज है वो हम आंसर करेंगे। मुझ पर नेक्स्ट पीपीटी ओपन कीजिए। अभी हमने जो इंडिया डे के बारे में जानकारी ली, उसके तहत हमें अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में कौन कौन से योजना के लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। अभी जो लीगल गार्डियनशिप है, जो नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत योजना बनाई गई है, जो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए है, और जो सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन है और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 4 प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए ये लीगल गार्डियनशिप का प्रावधान किया गया है। मुश्किल। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो गार्डियनशिप का इम्पोर्टेंस क्या है, कैटेगरी कौन कौन सी है, तो इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का उसके बिहाफ जो केयर करता है पर्सन और प्रॉपर्टी का, उसको गार्डियन कहते हैं। अभी जो हमने देखते हैं कि दिव्यांग लोग हैं जो 18 साल के ऊपर है, उनका जो जो कानूनी अधिकार है वो उनका डिसीजन खुद का खुद कभी कभी नहीं ले सकते। तो उसी टाइम हम एक गार्डियनशिप सर्टिफिकेट का यूज करके बहुत सारे योजना है या कोर्ट है या कोई अलग अलग पर्सनल डिसीजन है, उसके बिहाफ कोई भी गार्डियन ले सकता है। तो एक गार्डियनशिप का इम्पोर्टेंस है कि 18 साल के बाद उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसका डिसीजन है बहुत मूल्यवान डिसीजन है, वो उसके बिहाफ आप ले सकते हैं। तो 3 प्रकार के क्राइटेरिया है, जैसे कि नेचुरल गार्डियन होते हैं, तो उनके मम्मी पापा होते हैं, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनके गार्डियन होते हैं, लेकिन एज पर द एक्ट वो 18 साल तक ही गार्डियन रह सकते हैं, क्योंकि उसका डिसीजन है वो खुद का खुद अ, नहीं ले सकता 18 साल तक। 18 साल के बाद जो बच्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि 18 साल के बाद उसको राइट्स आ जाता है कि उसका वो खुद का खुद डिसीजन ले सकता है। सेकंड ऑप्शन है कि कोर्ट अपॉइंट गार्डियन, जैसे कि मेंटल हेल्थ एक्ट है, जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग अलग डिसेबिलिटी है। तो मेंटल इलनेस जिस दिव्यांग व्यक्ति में है, तो उसमें वो कोर्ट अपॉइंट गार्डियन ले सकते हैं। और टेस्टमरी गार्डियन है, जिसमें से विल बना के पेरेंट्स गार्डियन दे सकते हैं। इनकेस पेरेंट्स बहुत एज हुआ है या कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कम है या कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो उस सक्सेशन एक्ट है 1925 में, उसमें ऐसा लिखा है कि विल बना के और दूसरे व्यक्ति को हम गार्डियनशिप दे सकते हैं। लेकिन हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि नेशनल के अंतर्गत गार्डियनशिप का इम्पोर्टेंस क्यों है। मुस्कुरा नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो
कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए? पहला जो क्राइटेरिया है कि बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, 18 साल उसका कंप्लीट होना जरूरत है। तो उसके लिए 18 साल के बाद वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है बच्चे के गार्डियनशिप के लिए? जो पहला है, पेरेंट्स को हम प्रेफरेंस देते हैं कि पेरेंट्स उसका गार्डियन बन सके। दूसरा है सिबलिंग्स, यानी कि ब्रदर या सिस्टर, वो भी बन सकते हैं गार्डियन। इन केस पेरेंट्स नहीं है, सिबलिंग्स भी नहीं है, तो इन रिलेटिव्स उनका गार्डियनशिप ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं या कोई लेने के लिए तैयार नहीं रिलेटिव्स में, तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल ट्रस्ट के साथ उनके पास रेसिडेंशियल फैसिलिटीज है, वो उसका गार्डियनशिप ले सकते हैं। अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट किया है नेशनल ट्रस्ट ने, उसमें एनी अदर पर्सन कैन अप्लाई फॉर द लीगल गार्डियनशिप, यानी कि जो भी पहचान का व्यक्ति है, जैसे कि हम बोलते हैं कि दत्तक लेते हैं बच्चा, तो उसमें भी ऐसा है, प्रावधान किया गया रिसेंटली कि एनी अदर पर्सन, जो पेरेंट्स भी नहीं है, सिबलिंग्स भी नहीं है, रिलेटिव्स भी नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली। तो ये 5 जो फ्लो में है, उसी फ्लो से हम उनको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू कर दें। नेक्स्ट। अभी नेसेसरी क्यों है कि गार्डियनशिप की जरूरत क्यों है? कि बहुत बार हम देखते हैं कि इन बच्चों को फिजिकल है, मेडिकल है या सोशल केयर की जरूरत होती है डे टू डे लाइफ में, तो उसी टाइम वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होना जरूरत है। यानी जैसे कि लोन लेना है, उसके नाम पर कुछ बिजनेस चालू करना है, NHFTC है, उसके तहत उनको बहुत सारे लोन या बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं, उसके लिए उनको सैंक्शन होता है थोड़ा अमाउंट, तो उसके लिए भी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होना जरूरत है। इनकेस स्टेट एम्प्लॉय में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका फैमिली पेंशन है, तो फैमिली पेंशन लेने के लिए उनका गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होना जरूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ, उसके लिए फैमिली पेंशन का भी लॉस हो जाता है। तो फैमिली पेंशन जिसका गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके पास गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होना जरूरत है। लास्ट लास्ट पॉइंट है कि उनका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट है, ओपन करना है, बैंक में सेविंग्स रखना है, FD करना है, या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट रखना है, उसका मेंटेन करना है, तो उसी चीज में भी अभी बैंक है, वहाँ पे सर्टिफिकेट होना जरूरत है। और अभी बैंक ने, बहुत सारे बैंक में ये कंपलसरी किया गया है कि उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही अकाउंट ओपन करने देते हैं या मेंटेन करने देते हैं। तो ये चीज जरूरत है हमारे पास कि ये सर्टिफिकेट होने की जरूरत है, तो ये सब पॉइंट्स है, इसलिए वो सर्टिफिकेट होना जरूरत है। और उसके भी आप इन केस कुछ कोर्ट मैटर होता है या पुलिस केस होता है, तो उसी टाइम भी हम आप जो भी आपका कहना है एज अ गार्डियन, आप उसका जो भी है उसके भी आप उसका कुछ केस या कुछ लड़ सकते हैं। तो बहुत सारे चीजेस है वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। मुस्कुरा। अभी जो लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट होता है, वो आपने अप्लाई कर दिया, उसके लिए भी थोड़ा प्रोसीजर है, वो भी जानना आपको जरूरत है कि बहुत सारे टाइम पे सर्टिफिकेट डिले हो जाता है कि इस फ्लो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिया है, आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहाँ जाना है, वो सब अब मैं आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये जो कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं लोकल लेवल कमेटी के, जो लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू करती है। तो उसके जो हेड होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जिला अधिकारी उसके चेयरपर्सन होते हैं। सेकंड होते हैं कि रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ट्रस्ट, अभी सोपान ट्रस्ट है मुंबई सबर्बन के लोकल लेवल कमेटी के NGO मेंबर के तहत काम कर रहे पिछले 8 साल से। और तीसरा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो मेंबर रहता है उस कमेटी में, जिसका पास पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सन विद डिसेबिलिटी फील्ड में उसका नॉलेज है। तो ये 3 पर्सन है जो बेसिक कमेटी के ऊपर कोर कमेटी रहता है। और जो कोऑप्टेड मेंबर होते हैं, इनकेस अलग अलग केसेस या अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, उसका स्क्रूटिनी और ठीक से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू किया जाए, उसके लिए कोऑप्टेड मेंबर भी होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस है, समाज कल्याण ऑफिस है, सिविल हॉस्पिटल के डीन या
स्टाफ रहते हैं, पुलिस कमिश्नर रहते हैं और लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक कोऑप्टेड मेंबर है, ये सपोर्टिव करते हैं कि कमेटी को ठीक से गाइडेंस सर्टिफिकेट इशू हो जाए। ये सब चार्ट है, उस हिसाब से वो कमेटी मीटिंग होता है हर 3 महीने में। उसी में डिसाइड होता है कि जो लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन आए हैं वो एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है, रिमार्क आता है उसकी मीटिंग के तहत। नेक्स्ट। अभी बेसिक मैं बताना चाहता हूँ कि इनका रोल क्या क्या होता है अलग अलग। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हैं, उनका रोल रहता है कि जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक रिकमेंडेशन लेटर देना है। जो एप्लीकेशन आने है उसका डिस्पोजल टाइम टू टाइम होना चाहिए। जो डिसीजन लिया है वो फोरम मीटिंग, जैसे कि 3 महीने के बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और जो अदर मेंबर होते हैं उनके पास कोऑर्डिनेशन करना है। और एलएलसी क्वार्टरली रिपोर्ट है वो डैशबोर्ड पे अपलोड करना है। ये जो चेयरपर्सन होते हैं उनके सदस्य का एक बेसिक कोर वर्क रहता है। अभी लोकल लेवल कमेटी का मेंबर का क्या इसमें रोल है। जो एप्लीकेशन वो डैशबोर्ड पे आते हैं क्योंकि ऑनलाइन ये सब चीज़ें ऑनलाइन आती है। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन आने के बाद जो वेरिफिकेशन होता है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है कि ये एप्लीकेशन इसमें कुछ त्रुटि है या कुछ आप रूल के लिए चेंज कर सकते हैं। वो एलएलसी जो एनजीओ मेंबर रहते हैं उनका ये बेसिक काम रहता है। और उसके साथ जो पीडब्ल्यूडी मेंबर होता है उनको भी असिस्ट करके वो एप्लीकेशन के डिस्पोज के लिए आगे भेज देना। मुश्किल नेक्स्ट दूसरा। और और अभी जो लोकल लेवल कमेटी होती है उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसमें रोल क्या रहता है। जैसे कमेटी की मीटिंग हर 3 महीने के बाद आती है, एप्लीकेशन ऑनलाइन आते हैं, तो उसके बाद वो एग्जामिन करते हैं कि गार्डियनशिप की जरूरत है क्या नहीं उसको, कि उसका एग्जामिन करते हैं कि एप्लीकेशन बराबर आए क्या, सुटेबल गार्डियन एप्लीकेशन किया है कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि एनी अदर पर्सन अप्लाई कर रहा है तो सुटेबल या ठीक से गार्डियन उसका ख्याल रख सकता है क्या, वो भी उसमें उसका लुकआउट रहता है। उसके बाद उन्होंने क्या प्लान करके रखा है बच्चों के लिए। जैसे 18 साल का बच्चा है उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग है, कुछ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज के लिए भेज रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसको बिजी रख रहे हैं। वो सब जो प्लान किया है वो सब उनको एज एन प्रेजेंट करना पड़ता है या ठीक से किया है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है। और जो भी एप्लीकेशन आते हैं उसका एक्ट करना है, मीन्स जो अप्रूवल डिसअप्रूवल या रिजेक्शन ये 3 ऑप्शन रहते हैं। तो उसमें से भी उनको तुरंत उसको डिस्पोजल करना है। सिलेक्शन ऑफ गार्डियन इन केस ऑफ एक ही एप्लीकेशन के लिए दो एक ही गार्डियन एक ही जो पीडब्ल्यूडी है पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए 2 एप्लीकेशन आए। तो 2 एप्लीकेशन में से एक कौन सा एप्लीकेशन इसमें सुटेबल रहता है वो भी उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसमें मॉनिटरिंग करना पड़ता है हर 3 महीने के बाद, रिपोर्टिंग भी रहता है। वो सब ऑनलाइन चीज रहती है। और जो अभी जो रिव्यू ऑफ डिसीजन होते हैं, जैसे कि एक बार डिसीजन लिया तो उसका डिसीजन रिव्यू भी ले सकते हैं। तो ये बेसिक रोल रहता है कमेटी का, जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि 3 महीने की कमेटी मीटिंग के लिए बैठती है। तो इसी टाइम ये रोल रहते हैं कमेटी के अलग अलग, उस हिसाब से उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। नेक्स्ट है अभी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत है। जैसे कि लीगल गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करना है आपको, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। जैसे कि रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ पीडब्ल्यूडी, जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका आधार कार्ड होना जरूरत है। और जो डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट में से वो आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे कि मुंबई सबर्बन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मुंबई सबर्बन का उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। पेरेंट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक ही डिस्ट्रिक्ट में एड्रेस होना जरूरत है। तो रेसिडेंशियल प्रूफ है वो सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए और आधार कार्ड नंबर अभी कंपलसरी है। उसके बाद वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और यूडीआईडी कार्ड अभी वो कंपलसरी किया गया है नेशनल ट्रस्ट ने भी। तो आपको जो अप्लाई करते हो कि नंबर आपको पुटअप करना है कि सर्टिफिकेट नंबर है वो पुटअप करने के बाद ही आपको फॉर्म ओपन हो जाता
प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है या कुछ एफडी है, उसका डिटेल्स आपको वो फॉर्म में मेंशन करना है। तो ये सारे डिटेल्स है आपको पहले स्कैन करके रखना है। कंबाइंड फोटो है गार्डियन और पर्सन विद डिसेबिलिटी का, एक ही साथ खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। अलग अलग फोटो और उसके ऊपर फोटो खींच के अपलोड मत कीजिए। जो भी फोटो है कंबाइंड एक ही साथ एक ही जगह पर खड़े रखे वो फोटो होना चाहिए। और एक है कि कंसेंट होना चाहिए, जैसे कि मदर और फादर ले गए तो उनका कंसेंट होना चाहिए कि मैं इस बच्चे के ख्याल रखने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा एक कंसेंट रहता है। वो कंसेंट आपको अपलोड करना है। इन केस ऑफ मदर और फादर नहीं है, सिबलिंग्स ले रहे, सिस्टर या ब्रदर ले रहे, तो मदर और फादर का भी कंसेंट होना चाहिए कि दूसरे बच्चों को ये बच्चे का गार्डियनशिप देने के लिए हम तैयार हैं। इन केस मदर और फादर अलाउ नहीं है तो उन दोनों का डेथ सर्टिफिकेट कंसेंट फॉर्म के साथ अटैच करना कंपलसरी है। और और एक बात है कि जो गार्डियन है, पहले भी बताया, सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका भी आधार कार्ड होना जरूरत है। और उसके साथ दो विटनेस है, जैसे कि कोई भी पहचान के है, नेबरहुड है, फ्रेंड है या कलीग्स है, वो कोई भी दो व्यक्ति है उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरत है आपको फॉर्म सबमिशन के टाइम। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आपको, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखना है। तो मैक्सिमम 5 MB का अराउंड क्राइटेरिया है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही रेडी रखना है फॉर्म सबमिशन के टाइम, तभी आप आगे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट। अभी एलिजिबिलिटी क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे चीजेस में एप्लीकेशन आते हैं कि वो फॉरेन कंट्रीज में स्टे कर रहा है, इधर का आधार कार्ड नहीं है, पुराना रेशन कार्ड है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं अभी, तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा है कि जो गार्डियन है वो कौन सा भी मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट है उसके अंडर नहीं होना चाहिए। वो उसका जो ख्याल है खुद का ख्याल खुद ले सकता है, ऐसा होना चाहिए। कौन सा भी क्रिमिनल या कुछ कोर्ट केस या पुलिस केस के नाम पे होना नहीं चाहिए। और खुद के ऊपर वो डिपेंड, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो खुद का खुद वो डिसीजन ले सकता है और खुद के सोर्सेस पे वो कमा के जो गार्डियन हो रहा है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका भी ख्याल वो रख सकता है। ये जो एलिजिबिलिटी है वही आपको टिक मार्क करना है सब। ये सब डिक्लेरेशन ऑनलाइन फॉर्म में आता है, उसके बाद ही फॉर्म आप सबमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट। इसके लिए भी इजी प्रोसीजर है। आपको नेशनल ट्रस्ट का वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको आप पेरेंट्स खुद भी डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं। अ, कोई भी किसी सबको अभी अलाउड करके रखा है, तो नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन होने के बाद एक मीटिंग होने के बाद आपको सर्टिफिकेट देखना है, वो भी सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन दे सकते हैं। उसका डिटेल्स मैंने पीपीटी में ऑलरेडी शेयर करके रखा है। तो वो सब डिटेल्स जो स्टेप है 7 स्टेज, उसमें से जाके आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि उधर एक ऑप्शन रहेगा एलजी सर्टिफिकेशन, तो वहाँ जाके आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वहाँ पे पुटअप करना है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट स्टेटस है वो जान सकते हैं। इनके सब स्टेटस अंडर प्रोसेस है, अप्रूवल है, सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, वो सब आपको एक ही क्लिक में मिल सकता है। नेक्स्ट। बेसिक व्यू करना चाहता हूँ कि आपको कैसे आपको एप्लीकेशन में प्रोसेस कर सकते हैं उसका। पहला है कि ऐसा एक वेबसाइट आपको डिस्प्ले हो जाएगा, नेशनल ट्रस्ट का वेबसाइट है। नेक्स्ट स्लाइड। आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, गार्डियनशिप का पॉइंट दिखेगा, उसके ऊपर दो ऑप्शन है, लोकल लेवल कमेटी और गार्डियनशिप। तो आपको गार्डियनशिप के ऊपर क्लिक करना है। आपको पहले फॉर्म देखना है, तो उधर फॉर्म का ऑप्शन भी आता है कि डाउनलोड फॉर्म, तो फॉर्म देख के आप इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बेसिक इंफॉर्मेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, आपको एक फिलअप करना है।
अभी जो रिसेंटली चेंजेस आए हैं उसमें से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर आप पुटअप करेंगे तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो ऑटोमेटिक आता है, उसमें चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। बस एज का है वो चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब इंफॉर्मेशन आप उसमें एडिट कर सकते हैं। तो यूडीआईडी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरत है। अभी रिसेंटली चेंजेस हुआ है, फॉर्म अवेलेबल नहीं है मेरे पास पीडीएफ, लेकिन एक पहला ही ऑप्शन आता है कि यूडीआईडी सर्टिफिकेट नंबर, तो वो डालने के बाद आपको पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो अपने आप शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट इसमें डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी टाइप्स है और प्रॉपर्टी डिटेल्स है। आपको जो फाइल मैंने बताया वो सब आपको रेडी करके रखना है और इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करते जाना है। नेक्स्ट अभी इसमें गार्डियन का डिटेल्स है। गार्डियन एक या एक से दो हो सकते हैं मैक्सिमम, जैसे कि मदर फादर या दो भाई है दो बहन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन गार्डियन हो सकते हैं एक टाइम। सिंगल भी हो सकता है गार्डियन या 2 गार्डियन एक साथ उसका गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उनका डिटेल्स आपको मेंशन करना है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, बाकी सब इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करना का फोटो है, कंबाइंड फोटो, वो भी आप लोग अपलोड करना। नेक्स्ट स्लाइड है कि विटनेस जिसका अ, आपको इंफॉर्मेशन भरना है, उनका आधार कार्ड नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और सेकंड विटनेस है उसका आधार कार्ड और कॉन्टैक्ट नंबर। और आपको जो फॉर्म भरा है इसका एक कोड आता है, कोड कैप्चा कोड है, वो आपको एंटर करके फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिशन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का नाम है तुरंत शो हो जाता है। नेक्स्ट ऐसे देख सकते हैं आप कि उसका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है और आपको सामने इंफॉर्मेशन विजिबल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। अब इस सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं इनकेस मीटिंग होने के बाद, 3 महीने के बाद मीटिंग होता है तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, तो उधर ऑप्शन दिया जाता है कि सर्टिफिकेट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन में जाके आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। नेक्स्ट सीजन और नेक्स्ट ये आपको एप्लीकेशन नंबर आपको पुटअप करना है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस आपको विजिबल हो जाएगा और एक पीडीएफ फाइल आता है, वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके उस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। तो स्कैन कॉपी रहता है, ओरिजिनल आपको सब प्रोसीजर होने के बाद आपको पर्सनली दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं आपके लिए। ये था लीगल गार्डियनशिप का प्रोसीजर। और आगे नेक्स्ट स्लाइड। आपको इनकेस कुछ डाउट है या क्लियरिटी चाहिए तो नेशनल ट्रस्ट के भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्टली भी उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लोकल लेवल कमेटी है मुंबई से बर्बन के तूफान, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट करके आपको एप्लीकेशन में कुछ त्रुटि आता है तो हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग में आप खुद का फॉर्म खुद भरने के लिए ट्राई कीजिए, तो जो एप्लीकेशन आता है उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हैं आप फॉलो करके आपकी फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसमें और एक स्कीम है लीगल गार्डियनशिप के बाद, निरामा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो नेशनल ट्रस्ट में अभी बनाई गई है। उसके लिए भी 4 प्रकार की डिसेबिलिटी उसमें डिसेबिलिटी के लिए स्कीम लागू किया गया है, जैसे कि ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है और मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन 4 डिसेबिलिटी के लिए योजना बनाई गई है। नेक्स्ट। अभी ये जो स्कीम है ओपन फॉर ऑल है, जिसकी 4 प्रकार की डिसेबिलिटी है इनके लिए सबके लिए ओपन है। जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है उनके लिए अलॉन्ग जैसे कि 0 to 5 डेट तक ये स्कीम का लाभ ले सकते हैं। आपको हर साल एक सिंगल प्रीमियम रहता है वो पे करते जाना है।
प्री मेडिकल चेकअप करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। प्री विदाउट प्री मेडिकल चेकअप आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, और जो भी कंडीशन है वो सब एक्सक्लूजन किया गया है स्कीम के अंतर्गत। तो जो भी डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी के लिए बनाया गया है, उसके लिए ओपन फॉर ऑल है, उसके लिए इनकम है, कास्ट है, एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। नेक्स्ट, अभी जो स्कीम बनाया गया है उसके लिए जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, तो उनको बहुत सारा खर्चा मेडिकल के ऊपर आता है। तो ये जो स्कीम है उसको असिस्ट करता है कि थोड़ा पेरेंट्स को भी हेल्प हो जाए फाइनेंशियल, उसके लिए स्कीम बनाया गया है। अलग अलग हॉस्पिटल में जाके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वहाँ से उनका वो फायदा हो सकता है, उनके डेली लाइफ में थोड़ा ग्रो हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे चीजें इंक्लूड की गई है, जैसे कि पैथोलॉजिस्ट है, मेडिसिन है, अलग अलग जैसे कि थेरेपी है, आईपीडी, ओपीडी, तो सब चीजें इसमें इंक्लूड की गई है, और 1 लाख का इंश्योरेंस इसमें रखा गया है। नेक्स्ट, अभी इसमें 1 लाख का इंश्योरेंस ऐसे डिवाइड किया है कि 55,000 है ओपीडी के लिए, जैसे कि पेशेंट एडमिट होता है तो उसके लिए 55,000 का इंक्लूड किया गया है। इसमें से 40,000 है उनका जो शस्त्रक्रिया है, जैसे कि ऑपरेशन हो रहा है, तभी 40,000 उनको अलॉट किया गया है। और जो बाकी का 15,000 है, उसमें से आप बस एडमिट हुआ है लेकिन कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, इन केसेस में उनको 15,000 का लिमिटेशन रखा गया है। ओपीडी सेक्शन है उसके लिए 19,000 है। ओपीडी में कोई भी डायग्नोस टेस्ट है, पैथोलॉजी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, कोई भी अलग अलग जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया गया है, तो 15,000 तक आप उसका लाभ ले सकते हैं। और डेंटल का जो भी प्रॉब्लम होता है, या डेंटल का डेंटल आपको दांत साफ करना है या दांत को कुछ करेक्शन करना है, तो उसके लिए 4,000 ये ईयरली रखा है। अलग अलग थेरेपीज होते हैं, थेरेपीज के लिए अभी पहले 10,000 था, अभी 20,000 किया है। तो पेरेंट्स अलग अलग थेरेपी सेंटर जाके या पर्सनल थेरेपिस्ट होता है वहाँ से आप थेरेपी ले सकते हैं, उसके लिए अभी 10 से 20,000 का लिमिटेशन किया गया है। और जो भी मेडिसिन है उसके लिए 4,000 है। और इन केस इमरजेंसी आपने एम्बुलेंस या प्राइवेट वैन बुक किया है, हॉस्पिटल अटैच हुआ है, तो उसका 2,000 का आप क्लेम कर सकते हैं। 1 लाख का इंश्योरेंस है। अ, तो एक क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलता है, और रिएम्बर्समेंट बेसिस है कि पहले आपका पैसा खर्चा होना है, उसके बाद आपको ये पैसा अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, अभी जो नेशनल ट्रस्ट का नया वेबसाइट है, वहाँ जाके आप पेरेंट्स खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद रिन्यूअल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट दिया है, वेबसाइट पे जाके आप खुद भी न्यू या रिन्यूअल कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपके पास वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरत है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक फोटो, ये 4 चीजें आपके पास होना चाहिए। और जो चार्जेस है, न्यू के लिए 500 रुपीज है और रिन्यूअल के लिए 250 रुपीज चार्जेस है। ये आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। तो पेरेंट्स खुद भी, अभी नया रिसेंटली लॉन्च किया वेबसाइट, वहाँ से आपको पेरेंट्स खुद भी रिन्यूअल और न्यू प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अभी जो रिसेंटली चेंजेस हुआ है उसमें जो कार्ड है थोड़े से चेंजेस हुए हैं। ये जो पुराना कार्ड है आपको शो हो रहा है, वैसे ही टाइप के कार्ड आपको शो हो जाएगा। 2 महीने के बाद आपको पॉलिसी इशू हो जाता है। तो ये पॉलिसी कार्ड ऐसा शो होता है, उसमें से बच्चे का नाम, एड्रेस, फादर नेम्स और पॉलिसी कब से कब तक है, वो सब इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखा गया होता है। अभी कार्ड जनरेट होने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, क्लेम फॉर्म, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है नेशनल की वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्टर का मेडिसिन का बिल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फॉर्म भरते वक्त एनएफटी का भी इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको फिलअप करना है। मुस्कुरा नहीं। तो जो भी पेमेंट आता है वो आपके बच्चे के अकाउंट में ही आता है, तो आपको ध्यान देना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप भर रहे हैं वो करेक्ट भर रहे हैं। और उसके फॉर्म के साथ आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, हॉस्पिटल के ओरिजिनल बिल्स है, तो इनकेस थेरेपी के बिल है तो थेरेपी के बिल, इनकेस अलग अलग टेस्ट किया है तो टेस्ट के बिल और रिपोर्ट, ये सब आपको ओरिजिनल में सबमिशन करना है।
इसके लिए एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे आप कुरियर भी कर सकते हैं और बाय हैंड भी डिलीवर कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइम लिमिट रहता है कि 1 महीने के अंदर बिल उधर सबमिशन होना चाहिए। तो आप कितनी भी बार क्लेम कर सकते हैं मंथली, ऐसा लिमिटेशन नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो 1 लाख का इंश्योरेंस है, उस हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं। और जो क्लेम होने के बाद रजिस्ट्रेशन का मैसेज आपके मोबाइल पर ही रिसीव हो जाता है। तो आपको ट्रैक करने में भी ईज़ी रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते आप। आप खुद का खुद इन्फॉर्मेशन आप अभी जान सकते हैं। जो भी क्लेम किया है उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको मेल पे और एक मोबाइल पे आपको रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, एक ने क्लेम किया था, उसका डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनका क्लेम रजिस्ट्रेशन हुआ है और सेकंड ब्लॉक में दिखाया गया है कि उनका क्लेम पास हुआ है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन है आपके मेल पे और या मैसेज पे आपको तुरंत आ जाता है। इनकेस उसके लिए भी 45 डेज का लिमिटेशन है, उसके अंदर ही आपको सब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, कौन सा भी हॉस्पिटल है, कौन सा भी क्लिनिक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कौन सा भी स्टेट के हॉस्पिटल से आप एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेक्टिव हॉस्पिटल से कहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें से आपको क्लेम करते हुए ध्यान देना और 1 ही महीने का टाइम पीरियड है, उसके अंदर के भी आपको सबमिशन करना है। नेक्स्ट है। और एक message। अभी जो मैंने बताया कि उन्होंने कैसे क्लेम किया था हिंदुजा हॉस्पिटल में, 2023 का डेटा है, कितना क्लेम अमाउंट था, ये सब उनका इंफॉर्मेशन है। ये पेरेंट्स से अ, हर साल एक क्लेम का पेमेंट लेते हैं। जैसे कि बेसिक है, उनके बच्चों के कुछ सीवियर नहीं है, लेकिन अराउंड 20,000 तक आप क्लेम ले सकते हैं एक साल में, क्योंकि थेरेपी का तो 20,000 है, उसके बाद मेडिसिन का भी बिल आता है। तो ये सब आपको एक साल में एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार आप ले सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस है उस पे, आप इतना सारा पैसा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अभी जो प्रोसीजर हुआ है सब ऑनलाइन ही है। पेरेंट्स खुद भी कर सकते हैं, रिन्यूअल भी, न्यू भी, और क्लेम का प्रोसीजर है वो भी ऑनलाइन है, आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ डाउट है अभी तो पूछ सकते हैं।